पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से की है मुलाकात। इस दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक लिस्ट भी सौंपी है जिसमें कुछ अपराधियों के नाम शामिल थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि राज्य में हिंसा होने से रोकी जा सके। बीजेपी ने मुलाकात के दौरान शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हुए हमले और एक बीजेपी कार्यकर्ता के शव मिलने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही बीजेपी ने एक ऑडियो जारी कर ममता बनर्जी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लुभाने का आरोप भी लगाया। इन तमाम मसलों पर कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पश्चिमी मेदिनीपुर से, और वहीं अमित सिंह हमारे साथ सालतोरा से, बांकुड़ा से हमारे साथ हैं, तो वहीं चंद्रमोहन कुमार झाड़ग्राम में मौजूद हैं। हम आप सभी के पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में जो चुनाव आयोग से बीजेपी मिली है उस पर क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के। वे सब लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उनकी सूची भी हमने आज इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन सब के ऊपर यदि चुनाव के पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अगला हमारा फेज है वो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। कई मसलों पर बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की, उसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय दे रहे थे, कहते हुए कि आने वाले जो फेज है उससे पहले ही इस पर कार्रवाई होनी जरूरी। आशिका इस पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, एक तो क्योंकि आप पश्चिमी मेदिनीपुर में हैं, वहां की भी 6 सीटों पर मतदान चल रहा है, वहां से अपडेट दीजिए और साथ ही ये बताइए कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से भी किसी तरह का कोई भरोसा दिया गया है बीजेपी को? देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो बीजेपी का एक दल वहां पर पहुंचा, उसके पहले टीएमसी का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी शिकायत की। बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कई जगह पर क्रिमिनल्स को प्रेशर दे रही है टीएमसी चुनाव को प्रभावित कराने के लिए। कुछ ऐसे ही आरोप टीएमसी कई दिनों से लगा रही है बीजेपी पर। उधर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई है उस घटना के बारे में भी शिकायत की गई है, और साथ ही ये कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करती है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से गुंडों को बुलाया गया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, तो दूसरे फेज में भी जो हिंसा की तस्वीर है वो नहीं बदल सकेगी। आज इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ हो, चाहे पंचायत चुनाव हुआ हो, हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है, और आज भी पहले फेज के दिन वही तस्वीर देखने को मिली है। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे फिर सीपीएम के नेता हो शालबनी से, जिनकी गाड़ी बिल्कुल, इन तमाम मसलों को बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रखा है और साथ ही अपराधियों की एक सूची भी सौंपी है। कहा है कि सेकंड फेज से पहले ही इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लौटेंगे आशिका आपके पास। बांकुड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी है। बांकुड़ा, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। अमित, सबसे पहले वहां से अपडेट दीजिए और वहां की तस्वीर दिखाइए। अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति और कितना उत्साह अभी भी वहां पर लोगों में वोटिंग को लेकर? देखिए गायत्री, 3 बजे तक जो है वो सभी 30 सीटें की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 3 बजे तक 70% से ज़्यादा लोगों ने मतदान कर लिया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था जो बीजेपी उठा रही है और जो टीएमसी भी उसको लेकर उठा रही है, चुनाव आयोग से बातचीत की है। तो 2 बड़े मुद्दे, एक जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता का बॉडी मिला है, बीजेपी का आरोप है कि उसे पीट कर उसे मार डाला गया है। तो वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी नेचर ऑफ कॉज जानने की आवश्यकता है कि नेचर ऑफ कॉज, उसकी मौत हुई कैसे। अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रहा है। दूसरा मामला शुभेंदु अधिकारी के भाई और शिशिर अधिकारी के बेटे के गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला है, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे कि उन्होंने मुलाकात की है, बीजेपी की टीम ने मुलाकात की है जाकर चुनाव आयोग से, कहा है कुछ अपराधियों का लिस्ट दिया गया है कि उन अपराधियों को लिस्ट दिया गया है कि अगले चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हालांकि इस पर भी चुनाव आयोग चुनाव आयोग देखेगा, क्योंकि टीएमसी ने भी नेताओं ने भी मुलाकात की है चुनाव आयोग से। तो बहरहाल अगर इन दोनों घटनाओं को छोड़ दे और एक सीपीएम के नेता के ऊपर हमले का आरोप लगा है, तो ये छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो जाहिर तौर पर जो बाकी जो सभी सीटों को देखे, चाहे वो बांकुड़ा में 3 सीटें हों, जंगल महल की 3 सीटें और सालतोरा की, तो लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, वो वोट कर रहे
रहे थे और काफी ज्यादा तादाद में जो है महिलाएं आज सुबह घर से और यहाँ पर तो क्योंकि और जंगल महल के 4 जिले हैं जिन जहां वोटिंग हो रही है, वो तो एक बड़ी चुनौती भी थी। यानी इन छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो कुल मिलाकर के अरेंजमेंट है, और जो आज देखने को मिला उससे आगे सबक लेंगे। हम इस पर लौटेंगे अमित आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच जबरदस्त वोटिंग हुई है। पहले चरण के लिए 4 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि असम में 3 बजे तक 62% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में यह दिखाने के लिए काफी है कि जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, इनको भी जाहिर तौर पर समझने की कोशिश होगी। लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि असम में 62%, तो वहीं 4 बजे तक का जो आंकड़ा पश्चिम बंगाल का है 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। झारग्राम से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झारग्राम जहां की 4 विधानसभा सीटों पर चल रहा है मतदान, जरा वहां से अपडेट चंद्रमोहन, वहां कितना उत्साह और अभी वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वोटिंग के दौरान? बिल्कुल, देखिए 1.5 घंटे और बाकी है अभी और मतदान लगातार चल रहा है। सुबह में काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में लोग एकाएक बूथ पर पहुंचे और कतार में खड़ा होकर और फिर मतदान किया। हालांकि अभी जो है वो छिटफुट कर लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि 1.5 घंटे अभी और बाकी है और अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और फिर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह पहली बार देखने को मिल रहा है झारग्राम में जब किसी तरह की हिंसा की वारदात सामने नहीं आई है, किसी तरह का हंगामा कहीं नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है और ऐसे में जो लोग भी घर से निकल रहे हैं सीधे बूथ तक पहुंच रहे हैं और फिर वोट करके अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये निश्चिंतता की भाव दिख रही है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है तो उनके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं हो सकता है। और शायद यही वजह है कि अभी तक 70% मतदान हो चुका है और जब 6:30 बजे मतदान खत्म होगा उसके बाद यह फिगर सामने आ पाएगा कि कितना प्रतिशत जा रहा है। लेकिन जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि लोगों के मन में उत्साह है। और सुबह से ही, सुबह अगर 6 बजे की बात करें तो उसी समय लोग बूथ पर पहुंच गए थे और 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 1.5 घंटे का वक्त बाकी है और अभी मतदान जारी है, लोग धीरे धीरे बूथ की ओर पहुंच रहे हैं और फिर बिल्कुल ये बम्पर वोटिंग, 1.5 घंटे का वक्त अभी और मतदान बढ़ेगा। आशिका आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपने यहां पर कई इलेक्शन देखे, आप लगातार देखते रही और सबसे बड़ी बात तो है कि जिन 5 जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर हम पश्चिमी मेदिनीपुर को छोड़ दे तो बाकी जो जिले हैं वो जंगल महल के इलाके हैं, नक्सल प्रभावित पूरा एरिया। यहाँ पर चंद्रमोहन भी बता रहे, अमित भी बता रहे, सिर्फ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा। कितनी बड़ी चुनौती थी ये चुनाव आयोग के लिए यहाँ पर इस तरीके से इलेक्शन कराना और ऊपर से 70% बम्पर वोटिंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में हमने खुद देखा है, हमारी गाड़ी को तोड़ा गया है, हमें दौड़ाया गया है मारने के लिए। इस बार जो चुनाव हुआ है वो उसके मुकाबले तो काफ़ी शांत था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बंगाल में चुनाव हो और हिंसा की कोई भी तस्वीर सामने ना आए। तो तस्वीरें कई हिंसा की सामने आई हैं और जो बड़ी चुनौती हैं, अगले जो कई फेज हैं उनको शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के लिए तो सेंट्रल फोर्सेस की मांग, जैसा कि बीजेपी पहले से करती आई है कि वो करनी पड़ेगी सभी जगह और बढ़ाना पड़ेगा, तो इस पर आज भी मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। इस मांग पर क्या होता है आगे, और साथ ही क्योंकि ये तो 30 विधानसभा सीटें हैं और दूसरे चरण में भी 30 विधानसभा सीटें, लेकिन आगे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे तो विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसे में और बड़ी चुनौती हो जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो। हम लौटेंगे आशिक आपके पास भी। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने समकक्ष शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, तो ये 2 दिन का दौरा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में शेख हसीना से जो बांग्लादेश की पीएम है उनके साथ बैठक, मुलाकात, और उसकी ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से। तो कई समझौतों पर करार होना है, बेहद अहम बांग्लादेश का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, न सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से भी, और इस सबके बीच पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां ओराकांडी मंदिर में पूजा अर्चना भी की, मतवा समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और बंगाल की संस्कृति के अंश जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपना संबोधन दिया। तो बेहद अहम
बेहद अहम ये दौरा बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हो रही है और ये बैठक बांग्लादेश के पीएम ऑफिस में हो रही है। माना ही जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है। तो भारत बांग्लादेश की ये बातचीत कई मायनों में बेहद खास, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेश दौरा जिसमें वो बांग्लादेश पहुंचे, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के ढाका से पीएम वहां प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हो रही है और बांग्लादेश के पीएम ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ बैठक, प्रतिनिधि मंडल स्तर की यह बैठक, कई समझौते। माना जा रहा है कि तकरीबन 5 ऐसे करार हैं जो दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लेकर गए हैं, वैक्सीन मैत्री के लिहाज से बेहद अहम दौरा। ये 10 लाख डोज प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर गए हैं बांग्लादेश के लिए। 90 लाख के करीब डोज बांग्लादेश को दी गई है। और इस सब के बीच इस पूरे विजिट पर आपको बता दें, कूटनीतिक लिहाज से चीन की भी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों चीन का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में देखने को मिलता रहा है। और इस सब के बीच भारत की तरफ से अब जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस दौरे पर, तो ये द्विपक्षीय संबंधों को भी एक नई दिशा और मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर जाकर दर्शन किए। ओराकांडी का यह मंदिर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी मतुआ समुदाय की आस्था का केंद्र रहा है। हरिचंद्र ठाकुर ने मतुआ समुदाय की स्थापना की थी और 1860 में ओराकांडी से ही मतुआ आंदोलन शुरू हुआ था। मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर की शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। और हरिचंद्र ठाकुर का भी यही संदेश था। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक अपना कर्तव्य समझकर पहुंचा रहा है। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बंगबंधु समाधि कॉम्प्लेक्स में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश की पीएम ऑफिस की तस्वीरें, जहां पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक चल रही है। कई समझौते, तकरीबन 5 समझौतों पर बताया जा रहा है कि हस्ताक्षर होंगे। 5 समझौते होंगे दोनों देशों के बीच जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी, और साथ ही भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से भी, सामरिक लिहाज से भी ये समझौते बेहद अहम माने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आप बांग्लादेश के ढाका से देख रहे हैं। कोरोना काल के बाद ये पहला विदेश दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, बांग्लादेश विजिट और दौरे का दूसरा दिन। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें बांग्लादेश के पीएम ऑफिस से, जहां प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच। और इस सब के बीच आपको यह भी बताते चलें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। इससे पहले अपने संदेश में पीएम मोदी ने बंग बंधु का जीवन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है, ये कहा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समाधि कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया और साथ ही कॉम्प्लेक्स में एक पौधा भी लगाया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख मुजीबुर रहमान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे, शेख हसीना से मुलाकात और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संदेश भी लिखा विजिटर बुक में और एक पौधा भी लगाया। और इस वक्त जो बैठक चल रही है बांग्लादेश के पीएम ऑफिस में, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रसिद्ध जेशोरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के साथ ही प्रधानमंत्री ने काली मां को मुकुट और चुनरी भी अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और मंदिर प्रशासन का शुक्रिया भी किया। जेशोरेश्वरी मंदिर काली मां का मंदिर है जिसे 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। मंदिर में प्रधानमंत्री ने मानव जाति को कोरोना के संकटों से जल्द मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की और साथ ही मंदिर में भारत की तरफ से एक कम्युनिटी हॉल बनाने की भी घोषणा की गई। और ये देखिए लाइव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के ढाका से, जहां बांग्लादेश के पीएम ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक चल रही है जिसमें अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और प्रतिनिधि मंडल स्तर की इस बैठक में उम्मीद यह है कि कई समझौते दोनों देशों के बीच इस बैठक में। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश भारत का बेहद विश्वसनीय पड़ोसी मुल्क और उसके साथ किस तरीके से संबंधों को और मजबूती दी जाए, कैसे द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी जाए, उस लिहाज से भी इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बैठक प्रतिनिधिमंडल स्तर की, कई समझौते होने की उम्मीद। इस सब के बीच लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। कल जब वो पहुंचे थे बांग्लादेश तो उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, जिसमें गुजरात के बोरा समुदाय के लोग भी थे, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मिले थे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेशोरेश्वरी मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की। उसके बाद ओराकांडी मंदिर पहुंचे जो कि मतुआ समुदाय का मंदिर है, वहां पूजा अर्चना की, मतुआ समुदाय से मिले, उनको संबोधित किया और उनके संघर्ष का जिक्र किया। तो मतुआ समुदाय, आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मतुआ समुदाय की। मतुआ समुदाय वो समुदाय जो बांग्लादेश से भारत पहुंचा, लेकिन बांग्लादेश में आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो समुदाय संघर्ष कर रहा है। उस पर भरोसा लगातार पिछले दिनों भी जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया गया पश्चिम बंगाल में, और अब जब वो बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे तो जब मौका था वहां पर मतुआ समुदाय से मिलने का, उनको संबोधित करने का, उनको संबोधित भी किया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के ढाका से प्रतिनिधिमंडल स्तर की यह बैठक, शेख हसीना मौजूद और कई अहम समझौतों पर करार होने की उम्मीद। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये बांग्लादेश विजिट से जुड़ी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे, चुनरी चढ़ाई, मुकुट चढ़ाया मां काली को और पूजा अर्चना की। उसके बाद ये एक और तस्वीर, नमन करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे मां काली के सामने और कामना की कि जल्द से जल्द हर किसी को, पूरी दुनिया को कोरोना संकट से निजात मिले। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दंडवत प्रणाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। तो ये जेशोरेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने मां काली का आशीर्वाद लिया और किस अंदाज में, किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो ओराकांडी मंदिर पहुंचे जो कि मतुआ समुदाय का मंदिर माना जाता है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की।
और आइए एक बार फिर से लौटते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों पर। आज 30 विधानसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग और इस सब के बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद बंगाल में चुनाव को पूरी तरह हिंसा मुक्त नहीं करवाया जा सका। पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से हिंसा की छुटपुट घटनाएं सामने आई। कहीं सीपीएम उम्मीदवार पर हमले हुए तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बंगाल में मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा। शालबनी में सीपीएम उम्मीदवार पर हमला। केशियारी में बीजेपी कार्यकर्ता का मिला शव। पुरुलिया में मतदान कर्मियों की गाड़ी में लगी आग। बंगाल के जंगल महल इलाके में 30 सीटों पर पहले चरण में हो रहे मतदान से चंद घंटे पहले से लेकर मतदान होने तक चुनावी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। ऐसी तस्वीरें जो चुनावी दौर में बंगाल के लंबे वक्त से पहचान बनती रही हैं। ये 4 तस्वीरें उसी की बानगी हैं। पाव फटने के बाद जैसे ही बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान का वक्त हुआ, जगह जगह मतदाताओं का उत्साह नजर आने लगा। लंबी लंबी लाइन में लंबा इंतजार कर लोग वोट डालते दिखे। चुनाव आयोग और सुरक्षा बल की तैयारियों का असर भी साफ साफ नजर आया। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद चुनावों के दौरान हंगामा करने वाले बाज नहीं आए और पश्चिम मेदिनीपुर की यह तस्वीर इसी का सबूत है। पश्चिमी मेदिनीपुर में एक मतदान केंद्र का जायजा लेकर निकले सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें सुशांत घोष अपने समर्थकों की तरफ से हाथ हिलाते नजर आए। सुशांत घोष पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया कि पीछे नजर आ रहे एक शख्स ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद सुशांत समर्थक भड़क गए और मौके पर मौजूद पुलिस वाले सुशांत को सुरक्षित ले जाते नजर आए। लेकिन हंगामे की बुनियाद पड़ चुकी थी। हालांकि पुलिस वालों ने सुशांत को सुरक्षित गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन हंगामे पर उतारू लोग सुशांत की गाड़ी का पीछा कर हमला करते दिखे। सुशांत की गाड़ी पर भी हमला किया गया। सुशांत ने हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया। বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়ার কিছু নয়। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না সময়ের অপেক্ষা। पश्चिमी मेदिनीपुर के ही मेदिनीपुर में एक मतदान केंद्र पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। बीजेपी का आरोप है कि मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। एक बार आके वो गलौज करते हैं और यहाँ माहौल तैयार करते हैं कि बहुत झड़प हुआ है। उसके बाद ये जो पड़ा है, यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब रहते हैं। वो लोग जब पता चलेगा कि ऐसे गड़बड़ी होगा तो नहीं आएंगे। हमला और हंगामा और झड़प से हटकर एक तस्वीर पश्चिमी मेदिनीपुर के ही केशियारी इलाके से आई। यहाँ बीती रात एक बीजेपी कार्यकर्ता मंगल सोरेन का लहूलुहान शव मिला। शव पर चोट के कई निशान मिले। आरोप है कि रात को मंगल सोरेन की हत्या कर दी गई। বিজেপি সমর্থক মারা গেছেন, মার্ডার করা হয়েছে। তার মা বলছে, তার মায়ের কথা অনুযায়ী রাত্রেবেলা ঘুমিয়েছিল বারান্দায়, সকালবেলা উঠে দেখে তার ছেলের লাশ পড়ে আছে। इससे पहले पुरुलिया के बंदवान इलाके में एक गाड़ी धू-धू कर जलने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये गाड़ी बीती रात कुछ चुनाव कर्मियों को उनके केंद्रों पर पहुंचाकर लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद अचानक गाड़ी आग की लपटों से घिर गई। ये इलाका
कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। आगजनी के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हिंसा की खबर पूर्वी मेदिनीपुर से भी आई, जहां भगवानपुर विधानसभा इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। इस गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोलकाता भेज दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने अरगोला पंचायत क्षेत्र में लोगों को डराने की कोशिश की। लोग वोट देने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले, इसके लिए गोलीबारी की गई। कोरोना के काले काल के बीच भी हमारे कार्यक्रम ने एक अच्छे कल की उम्मीद बनाए रखी। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और इनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने बनाई एक खास पेशकश। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। ब्राइट सितारा।